हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग लास्ट एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च पर थे, सो उसमें थोड़ा बहुत एक कंफ्यूजन था, सो वो हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया था। सो एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च इज रिगार्डिंग, या इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि जब जो रिसर्च है वो सपोज, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर एक आईएम में हो रही है, लाइक आईएम अहमदाबाद में हमें रिसर्च करानी है, राइट। सो ये इंस्टीट्यूट हो गया जिसके अंदर रिसर्च होगी, लेकिन इसको जो फंडिंग करेगा, फंडिंग इसको कोई और ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है। वो गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है या कोई भी हो सकता है। सो एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च का मतलब कि जब रिसर्च जिस इंस्टीट्यूट में हो रही है उसकी जो फंडिंग है वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आ रही है। सो इसको हम एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च बोलते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, काफी तरह की गवर्नमेंट ने इसमें स्कीम्स चलाई हैं। जैसे ये आपका उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि वो जो पर्सन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और अगर वो कोई और पर्सन है तो फिर उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो होनी चाहिए। और उसके अलावा इसमें कुछ और जो फेलोज हैं, सपोज किसी पर्सन को ऑलरेडी कहीं से फंडिंग मिल रही है, लाइक रामानुज फेलोज से, या फिर इंस्पायर फैकल्टी, बहुत सारे जो अदर स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स हैं। सो अगर ये उनको मिल रही है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उनके पास कितना टाइम बचा हुआ होना चाहिए, 3.5 ईयर। सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अगर बाई चांस कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, अभी उसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई लेकिन वो रिटायर हो रहा है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन उस रिसर्च प्रोजेक्ट में वो सीनियर इन्वेस्टिगेटर बन सकता है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, फिर जो दूसरा पर्सन है वो एज अ को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उसमें बन जाएगा। दूसरा किसी और पर्सन को हम वो पोस्ट दे देंगे, लेकिन वो जो पर्सन है जो ऑलरेडी उस रिसर्च पे काम कर रहा था और रिटायर हो गया, तो उसको सीनियर इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट पे लेकिन रखेंगे उसको भी साथ में, क्योंकि उसी को पता है ना सब चीजें, राइट। सो ये सब चीजें हम लोग ने इसमें पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मैंने यूट्यूब पे भी कराया है, टैक्स एग्जाम्पशंस। मैम, जी मैम, ये बोलिए। जो बताइए कि जो रिसर्च होगा वो एक इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा एंड दूसरा इंस्टीट्यूट उसको फंडिंग करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरा इंस्टीट्यूट फंडिंग करेगा, फंडिंग कहीं और से आएगी। अच्छा, फंडिंग विल बी डन फ्रॉम एनीवेयर। जी जी, अदर देन तो द इंस्टीट्यूट। ये तो फंडिंग जैसे स्टार्टअप इंडिया को जो फंडिंग होती है, जी तो उसी के अंदर में ये फंडिंग आ रही है ना। हाँ, उसके अंदर भी आ रही, बाकी और भी बहुत सारे तरीके से ये जो रिसर्च है, रिसर्च को फंडिंग अट्रैक्ट हो सकती है और भी बहुत सारे सोर्सेज से, बट स्टार्टअप में भी इस चीज को प्रमोट करने के लिए फंडिंग दी जा रही है। मीन्स उसकी जो फंडिंग है उसका एक वे ये स्टार्टअप का भी जी होगा कि बिल्कुल। इस वे से भी उनको फंडिंग किया जा सकता है। हाँ जी, यहाँ से भी उनको फंडिंग किया जा सकता है, और वैसे वो अदर और जगहों से भी उनको फंडिंग मिल सकती है, और वो अपना जो रिसर्च का काम है वो कर सकते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च हुआ, ये बेसिकली हुआ कि जनरली तो यही होता है कि किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई रिसर्च चल रहा है तो जी या तो वो इंस्टीट्यूट उसको बियर करता है, अदरवाइज कहीं कहीं से उसको फिनेंसर्स मिलते हैं उस जी रिसर्च के लिए। जी जी। ये तो जनरल कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, उसी अगर किसी इनोवेटिव आइडिया के लिए अगर कुछ रिसर्च चल रहा हो कुछ बिल्कुल मैम। के लिए कुछ नए जी चीज के लिए, तो उस केस में अगर स्टार्टअप की तरफ से अगर फंडिंग आती है तब उसको एक्स्ट्रा हाँ जी। म्यूरल जी, करते हैं, तो एक राइट जो मैम। नॉर्मल, हाँ जी, जो नॉर्मल है उसके अलावा उसको स्टार्टअप के थ्रू भी मिल सकता है। ओके मैम, थैंक यू। फिर उसके बाद देखिए हमारा आता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने यूट्यूब पे भी करा दिया है, अगर आप लोगों ने वहां पर क्लास देखी होगी, ठीक है। सो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से आप एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं एनी हाउ, ठीक है। आना ही आना है, पिछले 2 अटेम्प्ट से आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन, और अभी आगे भी बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इतना है ये पार्ट, राइट। सो देखिए इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन 56 सब सेक्शन 2(7)(b) है, ये जो सेक्शन है ना, ये नॉर्मली ये सेक्शन है कंपनीज के लिए, मतलब कंपनी एक्ट का सेक्शन है। सो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो भी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू is considered to be constitute revenue for the company under the heading income from other sources for the applicable fiscal year। देखिए अगर सपोज आपका जो शेयर प्राइस है, राइट, अगर ये शेयर प्राइस आपका ज्यादा है, किससे,
फेयर मार्केट वैल्यू से, या फिर आपकी कंपनी का टोटल जो वैल्यू है या आपकी जो फॉर्म वैल्यू है वो ज्यादा है आपके फेयर मार्केट वैल्यू से, कि अगर हम और देखें तो अगर हम उसको वैसे खुद से उसका आप कह लीजिए वैल्यूएशन करें तो वो कम आ रहा है, लेकिन जो कंपनी ने खुद का वैल्यूएशन किया हुआ है वो क्या है, वो ज्यादा है। सो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है किसी नॉर्मल कंपनी के केस में, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, सपोज एफएमबी आ रही है उस कंपनी की 100 रुपीज, लेकिन कंपनी खुद को बता रही है कि नहीं हमारा जो प्राइसिंग है वो 120 है। सो ये जो 20 रुपीज है ना, एक्स्ट्रा 20 रुपीज है, दिस 20 रुपीज विल बी टैक्सेबल एज, इसको क्या मान लिया जाएगा, कंपनी की इनकम या रेवेन्यू मान लिया जाएगा। और फिर जब रेवेन्यू मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, तो इस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कौन से हेड में टैक्स लगेगा, अदर सोर्सेज में लगेगा। हमारा जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है, हमारा जो इनकम टैक्स होता है उसमें जो टैक्स लिया जाता है वो 5 कैटेगरीज में लिया जाता है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसी की प्रोविजंस फिर आप पे अट्रैक्ट होते हैं। सो एक हमारा हेड होता है सैलरी, जो हम सब के लिए है, ठीक है, आप लोग भी सैलरी हेड में आप लोग अपना जो भी टैक्स है वो फाइल करते हैं। दूसरा हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो सपोज अगर आपकी कोई भी आपके पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, जो डीलर्स है उन वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों की, जो लोगों का जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, अगर उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम मिल रही है, सपोज आपने रेंट पे दिया है तो वहां से इनकम मिल रही है, तो वो सबका कैलकुलेशन एचपी या हाउस प्रॉपर्टी में आता है। थर्ड हमारा होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है, अब ऑब्वियसली पुरानी प्रॉपर्टी है, आज की डेट में बेचते हैं, स्पेशली लैंड हो गया या कुछ और इस तरह की चीजें हो गई, तो वो उसका जो प्राइस है वो ज्यादा ही होता है। तो मैक्सिमम केसेस में हमें क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। तो प्रॉपर्टी को बेच के जो हमें प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो उसमें अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप कौन सी कैटेगरी में देंगे, कैपिटल गेन में देंगे। तो जो कैपिटल गेन की प्रोविजन है वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे। फोर्थ केस होता है हमारा पीजीबीपी, इट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, राइट, आपका कोई कोई भी बिजनेस है, या फिर आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे आपका लॉयर्स का हो गया या डॉक्टर। एक तो देखिए डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर डॉक्टर उसने अगर फॉर एग्जांपल वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो वो सैलरी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से फिर उनको सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर उनका खुद का क्लिनिक है तो फिर वो इसमें आ जाएंगे, प्रोफेशन वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो लॉयर हो गए और हमारे डॉक्टर्स हो गए। सो इस तरह के जो लोग हैं जो अपना खुद का काम करते हैं तो वो प्रोफेशन में आते हैं, मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। सो अगर आपने कोई स्पेशलाइज डिग्री ली है और फिर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो आप प्रोफेशन की कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सो इसके ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं पीजीबीपी के। फिर लास्ट हमारा एक होता है जिसको हम बोलते हैं अदर सोर्सेज। कोई भी इनकम जो इन चारों में से किसी भी हेड में फॉल नहीं कर रही है तो वो कहाँ पर फॉल करती है, अदर सोर्सेज में। जैसे हम लोगों को ये जो ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट ऑन एफडी और सेविंग अकाउंट में भी जो थोड़ा बहुत मिलता है, सो वो सब हमारा अदर सोर्सेज में आता है, ठीक है। इसीलिए जो जनरली आप लोग आईटीआर भरते हैं, आईटीआर 1, तो वो जो आईटीआर 1 भरते हैं उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक सैलरी, एक आपका होता है हाउस प्रॉपर्टी, और एक आपका होता है अदर सोर्सेज। क्योंकि जनरली जो सैलरीड पर्सन है, हो सकता है उनका अपना रेजिडेंशियल हाउस भी हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत अदर सोर्स से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह से उनका पेमेंट आ ही रहा होगा, चाहे सेविंग ही क्यों ना हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो इसलिए उनसे आईटीआर 1 फाइल कराया जाता है कि वो इन इन तीनों में कुछ ना कुछ उनका जरूर होगा, ठीक है। नहीं है तो आप उसको नील डाल सकते हैं, बट अगर है तो आप उसको दिखा देंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, ये एक इनकम टैक्स का आप कह लीजिए एक ओवरव्यू होता है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी अपने आप को ज्यादा रेट पे दिखाती है, ज्यादा अपनी वैल्यू दिखाती है, तो जितना भी वो एक्स्ट्रा दिखाएगी ना, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी ट्रीटेड इट्स इनकम। और उस पे क्या लगेगा, उस पे लगेगा टैक्स, ठीक है। और ये किसी कैटेगरी में हमें नहीं समझ में आ रहा तो ये कहा जाएगा अदर सोर्सेस में। So, इसलिए मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो चली जाएगी। ठीक हो गई बात, ये नॉर्मल रूल है सब कंपनीज के लिए, अभी स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ये रूल है। लेकिन अगर हम स्टार्टअप की बात करें, राइट, सो अगर स्टार्टअप खुद सेल्फ डिक्लेरेशन कर दे, जैसे हम लोग करते ना कि खुद ही अपने आप ही सेल्फ सर्टिफाई कर दिया, सेल्फ डिक्लेयर कर दिया, तो स्टार्टअप्स को एक एग्जाम्पशन मिल रहा है। क्या है वो एग्जाम्पशन,
startups have been granted an exemptions from the Income Tax Act under this section for the issuance of shares at a price higher than their FMV. सो कंपनीज के लिए क्या होगा, अगर कंपनीज ऐसा करेंगी तो उनपे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा अदर सोर्स में जाके। लेकिन अगर स्टार्टअप्स ऐसा करती हैं तो उनको ये चीज अलाउड है, उनको इस चीज में एग्जाम्पशन है कि वो अपनी कंपनी के जो शेयर्स है उनको हायर रेट पे इशू कर सकती है एज कंपेयर टू एफएमबी। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट वाले में चलेंगे। मैम इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर स्टार्टअप्स के केस में शेयर प्राइस ग्रेटर है एफएमवी जी एफएमवी से, जी जी, तो उस केस में जो ये डिफरेंस है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, हाँ टैक्स। जी, टैक्स नहीं लगेगा, उनको एग्जाम्पशन है इस अमाउंट की। लेकिन अगर कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी है या जो स्टार्टअप के जी अंदर जी में नहीं आती है, वैसी कंपनीज हैं, तो उस केस में इस प्राइस पे बिल्कुल, टैक्स लगेगा, राइट जी मैम? बिल्कुल मैम। तो उनको क्या, स्टार्टअप्स को क्या एग्जाम्पशन है, ठीक है, थैंक कि यू। वो अगर ऐसा करते भी हैं तो उनको उनके ऊपर कोई भी टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा देखिए, सेकेंड इज ईसॉप। ईसॉप क्या होता है, अब इसका भी थोड़ा ओवरव्यू हमें समझना पड़ेगा। ईसॉप हमारा होता है जैसे कि सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, या आप अपना बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। सो सपोज कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या करती है, एक प्री डिटरमाइंड रेट पे एक राइट देती है, किसको, अपने एम्प्लॉयज को। कंपनी कहती है कि भाई आप लोग हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं। राइट क्या है कि हमारा जो शेयर का जो प्राइस है आने वाले समय में वो 50 रुपए पर शेयर होगा, लेकिन आप एक काम कर लीजिए, आप हमसे ये 30 रुपीज में आप हमसे परचेज कर लीजिए। मतलब हम आपको ऑफर दे रहे हैं, करना नहीं करना आपके हाथ में है, लेकिन हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आप इस 50 रुपए वाले शेयर को आप 30 रुपए में हमसे परचेज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये उनको चॉइस दी जाती है। सो इसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, ये एम्प्लॉय का राइट होता है, और लेकिन उसकी अगेन उसकी चॉइस है, वो लेना चाहे। हमने वारंट में जैसे पढ़ा था ना कि वो ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि लेना ही लेना, लेकिन आप चाहें तो ले सकते हैं इस प्री डिटरमाइंड रेट पे। ठीक है, तो अब अगर बाय चांस एम्प्लॉय ने ले लिया, ठीक है, एम्प्लॉय ने कहा कि ठीक है मैं ले लेता हूं, तो अगर एम्प्लॉय ने ले लिया तो क्या होगा, शेयर का प्राइस क्या है, 50 रुपए, उसको कितने रुपए में मिला, 30 रुपए में। तो ये जो 20 रुपए है ना, ये जो 20 रुपए, ये 20 रुपए क्या है, इस 20 रुपए पे लगेगा टैक्स। कौन से हेड में लगेगा, ये इसको, ये जो प्रॉफिट मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, ये शेयर से मिल रहा है, तो अदर्स में उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है ना। हम्म, तो देखिए, सैलरी की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कोई भी इनकम सैलरी में तब फॉल करती है अगर उस पैसे को, उस पेमेंट, वो पेमेंट आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ पर आप जॉब करते हैं, वो पर्सन अगर आपको 1 रुपया भी देता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है ये एक तरह से आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये जो 20 रुपीज है इस पे टैक्स लगेगा एज पर्किसेट्स। पर्किसेट समझते हैं ना, जिसको हम शॉर्ट में पर्क्स बोल देते हैं। सो जो ये जो पर्किसेट है, ये पर्किसेट की फॉर्म में इस पे टैक्स लगेगा सैलरी हेड में। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है उस पर टैक्स लगेगा कब, सैलरी हेड में। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, दूसरी बात, अब उसने 30 रुपए के शेयर्स खरीदे, 50 रुपए में खरीदे, ठीक है, तो अब आपको पता है कि शेयर का प्राइस जनरली बढ़ता है। तो अगर ये सपोज प्राइस बढ़ के हो गया 80 रुपीज, ठीक है, और अब इसने सोचा कि चलो अब मैं इन शेयर्स को क्या करता हूँ, बेच देता हूँ। बिल्कुल बेच सकते हैं, आपके शेयर से आप उसको बेच सकते हैं। तो अब उसने सोचा कि मैं इन शेयर्स को क्या कर देता हूँ, बेच देता हूँ, तो उसने बेच दिया। ठीक है, बेच दिया तो उसकी कॉस्ट क्या थी उसके लिए, 50 रुपीज, मतलब उसका जो उस समय जो प्राइस था वो क्या था, 50 रुपीज। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन 30 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा उसके कैपिटल गेन में। क्यों जाएगा कैपिटल गेन में, क्योंकि ये अब उसकी क्या थी, एक एसेट थी उसकी, एक प्रॉपर्टी थी, तो उसने उसको बेचा, तो वो कहाँ जाएगा फिर, कैपिटल गेन में जाएगा। अगर हम कोई भी क्योंकि अब ये इसको एम्प्लॉयर से, यहाँ वो कर दिया ना, एम्प्लॉयर वाला एडजस्टमेंट तो कर दिया, अब तो ये उसकी प्रॉपर्टी बन गई। अब उसकी प्रॉपर्टी बन गई, वो बेचेगा उस पर, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, कैपिटल गेन। ठीक है,
तो अगर कोई भी एम्प्लॉय ईसॉप प्लान में शेयर्स परचेज करता है तो उसको 2 बारी टैक्स देना पड़ता है। एक तो यहाँ पर, ठीक है, जब वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, मतलब जब उसको एक्वायर करता है कि ठीक है मैंने शेयर्स ले लिए इस रेट में, लेकिन जो भी डिफरेंस रेट होता है उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। उसको ये 20 रुपए पर शेयर तो नहीं देना है, लेकिन इसके ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो उसको देना है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं तो आप लोग कहेंगे ना कि फिर फायदा ही क्या है इस चीज का। तो वो इस 20 रुपीज पे टैक्स नहीं देगा, इस 20 रुपीज में जो भी 10% या 15% जो भी टैक्स बैठेगा सिर्फ वो उतना टैक्स देगा, राइट। सो फिर भी मतलब आप मान के चलिए कि 18-17 रुपीज का उसको बेनिफिट होगा ही। तो एक तो ये केस हो गया, यहाँ पर उसने टैक्स दिया। दूसरा, जब वो उसको बेचेगा, अगर बेचता है, तो नहीं बेचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बेचता है तो फिर उसको दोबारा से क्या होगा, दोबारा से उस पर टैक्स लगेगा। अब कैपिटल गेन में लगेगा, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी बेची, बेची तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन में उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 2 केस हो गए, दोनों में इनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, अब हर फिर इस चीज से क्या होगा, एम्प्लॉयज क्या कहेंगे, हमें चाहिए ही नहीं ये वाले शेयर्स। बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना? एम्प्लॉय कहेंगे सब इतना टैक्स देना पड़ता है, कोई कोई ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं, तो इसलिए हमें नहीं दीजिए, तो वो नहीं लेंगे सपोज, ठीक है। तो बट नॉर्मली ऐसा ही होता है ईसॉप के केस में, ठीक। बट बजट 2020 में क्या किया गवर्नमेंट ने कि इस टैक्स पेमेंट को हटाया नहीं, ना कम किया ना हटाया, बस उसको क्या कर दिया कि ठीक है आपका टोटल 5,000 रुपए टैक्स बैठ रहा है ना ईसॉप से रिलेटेड, सपोज 5,000 रुपए टैक्स बैठ रहा है, तो आप इस टैक्स को डिले कर सकते हैं, डिले फॉर 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो फिर तुरंत पे करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और अंटिल द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी। क्लियर? जो दोनों में से जो भी पहले होगा, अगर 5 साल पहले हो रहे होंगे तो आपको 5 साल के अंदर देना होगा। बट अगर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है तो फिर उसको अगर 2 साल में जा रहा है तो 2 साल में देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका स्टार्टअप से क्या लेना देना है? इसका स्टार्टअप से लेना देना ये है कि ये जो बेनिफिट है ना, ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको मैं यहां से बता देती हूँ। ईसॉप्स आर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, मैंने आपको समझाया कैसे डबल टैक्सेशन। वंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, एक जब आपने उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज किया कि आपने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, तब आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। सो द होल अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन एज अ पर्क्यूसिट। पर्क्यूसिट हमारा आता है सैलरी में, जिसको हम शॉर्ट में पर्क्स कह देते हैं। सेकेंड कब लगेगा टैक्स? व्हेन द ईसॉप इज फाइनली पुट अप टू द सेल। सो जब हम उसको सेल करेंगे, एक लगेगा जब एक्सरसाइज करेंगे, दूसरा लगेगा जब सेल करेंगे, तो दोनों ही केस में हमारा क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। फिर क्या हुआ, इस ये जो टैक्स बर्डन है एक्सरसाइज के टाइम पे, सो बजट 2020 में बोला गया कि हाँ आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इस पेमेंट को आप क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स और अंटिल द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी और अंटिल द पर्सन सेल्स देयर शेयर्स विच एवर इज कम्स फर्स्ट। सो इन तीनों ही केस में जो भी चीज पहले हो जाएगी उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज वाला जो है, राइट, जो एक्सरसाइज वाला है उस पर आपको क्या मिल जाएगा, आप उसको जैसे आप अगर सपोज आपका यहाँ पर 2 रुपए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए आपका टैक्स बैठा है, तो उस 2 रुपीज टैक्स को जरूरी नहीं कि आप इसी फाइनेंशियल ईयर में दें या अगले में दें या उसे आप 5 सालों तक दे सकते हैं, ठीक हो गई बात? इसको मैं थोड़ा सा मैम और, 5 ईयर्स जब बाद हम पे करेंगे तो उसमें तो टैक्स देना पड़ेगा ना। सर टैक्स तो देना आज ही पे पड़ेगा। करें कल पे करें जी, जी बिल्कुल सर, यहाँ पर तो जो फिर बेनिफिट है, हाँ जी, बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब हम उसको इंस्टॉलमेंट में मतलब टैक्स पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में नहीं सर, आप उसको देंगे तो एक ही बार, लेकिन आप उसको 5 सालों में, पांच सालों में से किसी भी एक साल में दे सकते हैं। अच्छा, मतलब 5 हजार है तो हम 1,000 करके 5 साल में उसको हम पे करेंगे इस टाइप नहीं से। नहीं 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 सर, अगर 5,000 है और आपको लगता है कि इस साल मेरा सैलरी का ही टैक्स बहुत ज्यादा आ गया तो मैं इस साल नहीं दूंगा, अगले साल दे दूंगा, ठीक है, या इस साल मेरी सेविंग्स नहीं है, टैक्स ज्यादा है, तो मैं उससे भी अगले साल दे दूंगा। तो ऐसे आप उसको डिले कर सकते हैं, ओके ओके थोड़ा ठीक, थोड़ा देना तो है ही मतलब। जी, देना तो है ही और वन टाइम देना है, बस बस बेनिफिट क्या जो इसमें जो दिया है रिलैक्सेशन सिर्फ इतना है
कि आप उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स, लेकिन उन 5 ईयर्स में भी कंडीशन है, 5 ईयर्स की आपको लिमिट तो दी है, लेकिन अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो तब तुरंत देना पड़ेगा। सपोज उसी साल में कंपनी छोड़ रहे हैं तो फिर उसी साल में पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने उन शेयर्स को सेल कर दिया तो आपको पे करना पड़ेगा। एक तरह से हम उस कंपनी के तो मतलब बॉन्ड हो जाएगा ना, कि हम 5 ईयर्स अगर छोड़ते हैं तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाँ 5 ईयर्स बिल्कुल कंपनी बिल्कुल, बनेगा ही। जी बिल्कुल वही चीज है सर कि तो कंपनी को नॉर्मली, फायदा हुआ एक तरह से। हाँ ठीक है, तो नॉर्मली इसमें 5 ईयर्स है, लेकिन वो जो 5 ईयर्स का एक्सटेंशन है उसमें कंडीशन ये है कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं या आप शेयर्स को सेल करते हैं तो फिर आपको तुरंत उसी उसी ईयर में, जिस ईयर में सेल करेंगे या जिस ईयर में कंपनी छोड़ के जाएगा एम्प्लॉय, उसी ईयर में आपको फिर पे करना पड़ेगा उसको। इसमें कंपनी को बेनिफिट तो नहीं हो रहा है ना, ये तो एम्प्लॉय का बेनिफिट है कि मतलब अगर उस साल हम टैक्स नहीं दिए, नेक्स्ट ईयर भी हाँ दे सकते, हमें एक बिल्कुल, फैसिलिटी मिल गई, या तब तक उस टैक्स वाले अमाउंट का हम कुछ और यूज कर सकते हैं, जी तो मतलब ये हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैम, ये एम्प्लॉय को ही बेनिफिट बेनिफिट है। है ना, लेकिन एम्प्लॉयर को भी अगर देखा जाए, एम्प्लॉयर के लिए कि ठीक है लोग अट्रैक्ट होंगे हमारी कंपनी की तरफ ना, तो हाँ, उनको ये बेनिफिट है, ये benefit। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे, अरे क्या फायदा, हम स्टार्टअप के शेयर्स क्यों खरीदे, उसकी तो अभी इतनी वैल्यू भी नहीं है। तो तब वो करके उनको एक ये दिया जा रहा है कि ठीक है वहां पर सर ईसॉप में बेनिफिट मिलता है ऐसे करके, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए ये जो रिलैक्सेशन है ये बजट 2020 में दिया गया है फॉर द मैम एलिजिबल ये ओनली स्टार्टअप्स। स्टार्टअप के केस में ही ये जी रिलैक्सेशन जी होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, एलिजिबल स्टार्टअप्स के केस में। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज सेक्शन 80IAC। अब सेक्शन 80IAC क्या है, अब देखिए इस सेक्शन में हमारी जो एलिजिबल जो हमारी स्टार्टअप है ना, अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशन देखेंगे तो स्टार्टअप की डेफिनेशन में बोला है कि जो टर्नओवर है कंपनी का, वो अगर अप टू 25 करोड़ है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको स्टार्टअप की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक हो गई बात, नॉर्मल, ये एक नॉर्मल रूल है। लेकिन एक आप कह लीजिए सेक्शन 80IAC में एक रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन ये दिया है कि अगर किसी भी स्टार्टअप को, स्टार्टअप का जो टर्नओवर है वो 25 टू 100 करोड़ के बीच में अगर बाय चांस आ जाता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, अगर 10 सालों तक ऐसा कभी हो जाता है तो अप टू 10 ईयर्स उनको 3 ईयर्स में, उनको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लेकिन एक साथ मतलब वो कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, 3 साल तक उनको स्टार्टअप का जो वो है स्टेटस वो मिल जाएगा। थोड़ा समझाती हूँ इसको, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए नॉर्मली हम जो भी कंपनी है उसका अगर 25 करोड़ तक उसका टर्नओवर है तो हम उसको स्टार्टअप कहेंगे, लेकिन बाय चांस अब स्टार्टअप कंपनी का 4th ईयर में, फॉर एग्जांपल 4th ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो हो गया 40 करोड़, ठीक है, 5th ईयर में हो गया सपोज 60 करोड़, फिर 6th ईयर में हो गया सपोज 50 करोड़, कम भी हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब ये 25 एक्सीड कर गया ना, लेकिन 100 से कम है, ठीक है। तो कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी अंडर सेक्शन 80IAC में इस चीज का क्या ले सकती है, एग्जाम्पशन ले सकती है कि हमें स्टार्टअप का स्टेटस जो है वो हमसे अभी लीजिए मत, वी आर अप्लाइंग फॉर दिस सेक्शन। लेकिन कंडीशन क्या है, 3 साल कॉन्टिन्यूसली होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जिस साल में 1 साल यहाँ ले लिया फिर 2 साल छोड़ के ले लिया, नहीं, कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स होने चाहिए। तीन एनी साल अगर मान लीजिए सर फोर्थ में ये 40 हो गया, फिफ्थ में अगर ये 25 के अंदर भी आ जाता है, 24.99 आ जाता है, जी फिर भी इनको जो है जैसे ही इनका टर्नओवर बढ़ा था तो ये स्टार्टअप से नॉर्मल कंपनीज में मूव कर उनका हाँ, स्टेटस आ अगर, गया। हाँ जी, अगर लेकिन उन्होंने इस फिर सेक्शन में डिडक्शन नहीं ली, हाँ, लेकिन फिर भी इनको जो है 3 इयर्स तक जो है ये वो सारे फायदे मिलेंगे जो स्टार्टअप्स के मिलते हैं इन जी टैक्स डिडक्शन केसेस। जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये ऐसा आपका क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स के लिए होगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक साल ये ले लिया एक दूसरा ले लिया। सो देखिए आप इसको यहां से पढ़ते हैं। The turnover criteria for eligible startup has been increased to rupees 100 crore from the limit of 25 crore, ठीक है। As a result, the amendment that was provided by the Finance Act
in section 80IAC of Income Tax Act, eligible startups can claim deduction under this section for any 3 consecutive years out of 10 years. ठीक है, कंपनी के, क्योंकि हमने इसमें जो डेफिनेशन है, अगर आपने देखा होगा, सो जो डेफिनेशन है उसमें जो लिमिट दी गई है स्टार्टअप्स के लिए वो 10 इयर्स दी गई है कि 10 सालों तक उनको स्टार्टअप का जो स्टेटस है वो मिल जाएगा। तो आपके जो पूरे रजिस्ट्रेशन से जो लेके 10 साल जो है, उन 10 सालों में से आप किन्हीं भी 3 साल में आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, बिगनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच एलिजिबल स्टार्टअप्स आर इनकॉर्पोरेटेड। वही कि जिस साल में आपकी जो स्टार्टअप है वो इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर हुई है, सो वहां से 10 साल गिनते हुए आप उन 10 सालों में से कोई भी 3 साल में ये बेनिफिट ले सकते हैं। ये हुआ था अप्रैल 21 में। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 80IAC, राइट। ISC का कोई मतलब होता है क्या मैम? ऐसा नहीं, ये सेक्शन का नाम है। जैसे हम जैसे 54GB वो होता है ना, उनका सीक्वेंस होता है। जैसे सेक्शन 54 है, फिर सेक्शन 54A में ऐसा है, B में ऐसा है, C में ऐसे, तो ऐसे करके ये सिर्फ सेक्शन का नाम है, नंबर है, सीरियल नंबर। ठीक है, जैसे 54GB है ऐसे। जैसे ATC पढ़ते हैं ना आप लोग, ATC सुनते होंगे। हाँ जी, ATC। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से सर। तो ये जो अल्फाबेट है ये सब सीक्वेंस होता है इनका, मतलब सीरियल नंबर और सीक्वेंस ऐसे। देखिए, फिर हम बात करते हैं 54GB की। 54GB भी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये जो 54GB है, ये है हमारा जो सेक्शन है, ये है हमारे उसका कैपिटल गेन का। देखिए 54GB क्या कहता है? 54GB कहता है कि सपोज ये एक क्या था, हाउस था। ठीक है, ये एक घर था। तो एक किसने, किसी इंडिविजुअल ने, मतलब हम लोग जैसे, और या फिर HUF ने, इन्होंने अगर इस घर को सेल किया, ठीक है, इसको सेल किया तो उनको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, और उनको कैपिटल गेन भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बेनिफिट होगा, तो फिर कैपिटल गेन में टैक्स देना पड़ेगा। तो सेल किया तो उनको क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ उनको, जनरली प्रॉपर्टी पे होता है। ठीक है, ये हो गया इनको कैपिटल गेन। अब अगर ये इस कैपिटल % होता है देना? मैम इसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सो 20%, जनरली 20% होता है इन पे। जो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 20% का रेट होता है। बट बहुत सारे फिर उसमें वो होते हैं मैम, प्रोविजंस होते हैं। बट एक अगर आप सिंपल रेट पूछेंगे तो वो 20% है मैम लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने 3 साल से ज्यादा या कुछ एक पर्टिकुलर ईयर से ज्यादा होल्ड की करके तब बेचा है, तो उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। उसका जो परसेंटेज है वो 20% टैक्स है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो कैपिटल गेन आपका बन रहा है जिसपे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे रही है। ठीक है, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि जो भी आपकी नेट कंसिडरेशन है। अब नेट कंसिडरेशन क्या हुआ? नेट कंसिडरेशन ये हुआ कि सपोज आपकी वो जो प्रॉपर्टी है, हम इसको ऐसे मानते हैं कि जो प्रॉपर्टी वो सेल हुई है 50 लाख रुपीस में। ठीक है, और फिर इसमें से हम माइनस कर देते जो वो एक्सपेंसेस लगते हैं ना, स्टैम्प ड्यूटी और ये वो सब जो एक्सपेंसेस होते हैं, या ब्रोकरेज कमीशन वगैरह जो देनी पड़ती है ना ऑन सेल वगैरह पे, तो हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज हो गई वो सब मिला के। तो हमारा जो 49 लाख रुपीज है, दिस इज आवर नेट कंसिडरेशन, और यू कैन से नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक हो गई बात? तो 50 लाख, अभी हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो दोबारा से देख लीजिए। सपोज हमने सेल किया 50 लाख रुपए में, और फिर उसमें हमारी ब्रोकरेज कमीशन और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगा के सपोज 1 लाख का खर्चा आया, तो हमारा जो नेट कंसिडरेशन है वो हमारा हो गया कितने का? 49, क्योंकि हमें जो पैसे मिले वो 49 लाख रुपीज मिले। भले प्रॉफिट उस पे हमारा बन रहा है 10 लाख रुपीज का। प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख रुपए का, 10 लाख पे अगर हम 20% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा?
2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए हमारा क्या बैठेगा, कैपिटल गेन। ये जस्ट बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, हालांकि और भी प्रोविजंस होते हैं। सो कैपिटल गेन हमारा बैठेगा 2 लाख, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक घर था, उसको बेचा इंडिविजुअल या एचयूएफ ने, उसको बेचा 50 लाख रुपए में। उसकी जो नेट कंसिडरेशन, मतलब नेट जो इनके हाथ में जो पैसा आया वो आया 49 लाख रुपीज, ठीक है। इस पे उनका जो टैक्स बैठा वो सॉरी प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। 10 लाख पे जो प्रॉफिट बैठा वो बैठा 2 लाख रुपए का। अब अगर ये लोग इस 2 लाख रुपए के टैक्स को बचाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनका नेट कंसिडरेशन का अमाउंट है, मतलब जो उनके पास ये 49 लाख रुपीज जो है उनके पास, अगर वो इस पैसे को, ठीक है, इस पैसे को अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं कहां पर, एलिजिबल स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप कंपनी, एलिजिबल स्टार्टअप्स के इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। एलिजिबल स्टार्टअप्स के इक्विटी में अगर कर देते हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, फॉर द परचेज ऑफ, अच्छा ये तो इनके लिए हो गया, ये इक्विटी शेयर्स ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी दैट सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। तो अगर आपने उस नेट कंसिडरेशन को, जो भी आपको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके बेच के जो भी आपको मिली है, दैट consideration amount must be utilized for the subscription in the equity shares of an eligible startup company that satisfy prescribed conditions। तो ऐसी एलिजिबल स्टार्टअप्स जो कि जो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फुलफिल करती है, तो ऐसी एलिजिबल स्टार्टअप्स के अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीद लिए इस पैसे को इस्तेमाल करके पूरा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको ये 2 लाख रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यू विल बी एग्जम्प्टेड। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि नॉर्मली तो देखिए स्टार्टअप्स में, नई कंपनीज में कोई पैसा लगाता नहीं है, तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा लालच दे रही है कि ठीक है अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन चॉइस आपकी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक हो गई बात। तो ये तो हो गया पर्सन के लिए, मतलब हम लोगों के लिए। उसके बाद अब ये पैसा किसको मिलेगा, एलिजिबल स्टार्टअप को ये पैसा मिल गया, तो उस एलिजिबल स्टार्टअप को इस पैसे को, ये जो भी अमाउंट उसको मिली है अमाउंट, उसको उसको इस्तेमाल करना है फॉर द परचेज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द असेसी सब्सक्राइब द इक्विटी शेयर्स। जैसे ही इस पर्सन ने इस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे और इसको 49 लाख रुपीज दिए, तो उस एलिजिबल स्टार्टअप को क्या करना, विद इन अ ईयर नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है उस स्टार्टअप के नाम से। इतनी बात क्लियर है। ये जो बेनिफिट है ये दिया जा रहा है सेक्शन 54 जीबी में। ये कैपिटल गेन का सेक्शन है। जैसे हमारा एटीसी है ना, एटीसी में एग्जाम्पशंस वगैरह दी जाती है, ऐसी कैपिटल गेन को बचाने के लिए जो कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो हमारी 54 जीबी में दी, 54 में दी हुई है। और भी बहुत सारे ऑप्शन, अगर बाय चांस आप लोग अपना कुछ पर्सनल अगर आप कर रहे, सपोज कोई प्रॉपर्टी आपने बेची और आप खुद जानना चाहते हैं कि अच्छा हम कैसे कैसे टैक्स बचा सकते हैं उस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी से जो हमें प्रॉफिट हुआ, तो आप सेक्शन 54 पढ़ सकते हैं। उसके अंदर सारी चीजें दी हैं कि ठीक है एलिजिबल स्टार्टअप में नहीं लगाना तो आप दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए, या उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डाल दीजिए। सो मतलब बहुत सारे वहां पर ऑप्शन हैं। तो उन्हीं में से एक है 54 जीबी, क्योंकि ये स्टार्टअप से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि ये स्टार्टअप से रिलेटेड है। क्लियर हुई बात, जी मैम। ठीक है। तो ये 54 जीबी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 54 जो है हमारे एक्ट का, उसमें ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें और भी कंडीशंस हैं। इन द इवेंट ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज इन विच देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, there are limitations placed on the ability to deduct business losses. On the other hand, in the event of qualifying startup, such losses may be carried forward if any of two conditions। अब ये जो है ये इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए क्या है कि अगर सपोज कोई कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अब क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, ठीक है, ऐसी कंपनी को क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं। तो अब अगर बाय चांस वो कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो फिर कैसे करेंगे आप, है ना भाई। इक्विटी तो तब खरीद पाएंगे ना जब वहां पर ऑप्शन होगा, बट व्हाट इफ की अगर ऑप्शन ही नहीं है, तो उस केस में फिर दो कंडीशंस हैं। पहली ये
continued 51% shareholding, at least 51% of voting power is beneficially held by the same individual in the year of set off of losses. So आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उस कंपनी में 51% से ज्यादा का वोटिंग राइट अगर कर लेते हैं, who held them on the last day of the year loss was incurred, this is referred. So ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए फिर बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, लाइक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, वोटिंग पावर में परसेंटेज कब मिलती है, वोटिंग पावर और नॉर्मल वाले का में क्या डिफरेंस होता है। तो वो इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि जो एलिजिबल स्टार्टअप है 54 जीबी भी, क्योंकि वो 54 जीबी से रिलेटेड है, बाकी ये 54 जीबी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसमें यहाँ तक हमने कर लिया। देखिए बहुत कम ही सेक्शंस हमने पढ़े हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही सेक्शन हमने पढ़े हैं, लेकिन चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन, और ऐसा भी हो सकता है कि केस स्टडी आ जाए, राइट, कि सपोज एक पूरा एक बना के आपको दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए ये जो स्टार्टअप है या ये इसके जो एम्प्लॉयज, इनको किन किन सेक्शंस में बेनिफिट मिल सकता है ना, इस सेक्शन में मिलेगा तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि अच्छा ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ठीक है, ये 54 जीबी में इसको मिल जाएगा, ये 80 आईसी में ये क्लेम कर सकता है। सो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। एक तो वो प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है लाइक इंस्पायर विंग और वो सब, उसके बाद फिर ये जो सेक्शंस हैं ये टेक्स्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप प्लीज इतना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मॉड्यूल बी भी बाकी है ना? जी सर, मॉड्यूल बी मैम, मॉड्यूल डी सर, क्या बी मॉड्यूल बी? बी मैम। हाँ जी सर, अभी अभी जी मैंने मैम। बी नहीं कराया सर, अभी मैंने सिर्फ 7th चैप्टर कराया है और फिर उसके बाद में मॉड्यूल डी में हूँ। तो अभी मॉड्यूल बी हम तब करेंगे जब हमारी क्लासेस कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगी। ठीक है, तो बी मैम मैम थोड़ा अच्छा से रिवीजन करेंगे, इसमें कुछ प्लस क्वेश्चन थ्योरी है मैम। जी बिल्कुल सर, मेरा जो टारगेट है वो मॉड्यूल डी और बी को मैं आपको मैम, ऐसे कराना चाहती हूँ कि आपका फिर हम एग्जाम में उसमें जो कुछ भी एग्जाम आपका दिए स्किप ना, ना हो। ओनली मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी, अगर ये दो मॉड्यूल हम कर लेते हैं हम जी आराम से पास हो सकते हैं। एग्जैक्टली मैक्सिमम सर, वही क्वेश्चन चीज, जो है बी और डी तक है। हाँ जी, वही चीजें मैं बार बार सबको समझा रही हूँ सर। सो ये दोनों मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी टाइम ओवर होने वाला है, अगर क्लास एंड हो जाएगी तो समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मैम, जी मॉर्निंग बैच कब से स्टार्ट होगा मैम? मैम, मॉर्निंग बैच अभी सर से पूछ के अभी मैं बात करती हूँ, तो हम बहुत जल्दी मॉर्निंग में भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो फिर उससे क्या होगा, फिर शाम को आप लोगों की मैं एबीएफ की कंटिन्यूएशन में क्लास ले लूंगी।